नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपका इंट्रो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इंट्रो को थोड़ा स्कीप करके स्टोरी को सुन लिया करो, क्योंकि जो नई ऑडियंस चैनल पर आती है, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आकर स्टोरी सुनते हैं, उनके लिए ये इंट्रो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि सभी का कहानी सुनाने का अलग तरीका होता है। किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। बिना भूमिका के अगर डायरेक्ट मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा तो ना ही तो मुझे सुनाने में मजा आएगा और ना ही आप लोगों को सुनने में मजा आएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के रहने वाले एक शख्स की है। उनकी इस कहानी को जब मैंने सुना तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। और अगर लोगों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया तो फिर हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसका आने वाले समय में क्या होगा। अगर आप में से भी कई लोग प्यार प्रेम के चक्कर में पड़े हुए हैं तो उन लोगों को तो ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोगों के दिमाग से इन चीजों का भूत उतर जाएगा। खास तौर पर ऐसे लोग जो प्यार के नाम पर अनजान लोगों के साथ थोड़े दिनों का रिश्ता बनते ही उनके साथ लिव इन में रहने लगते हैं और सामने वाले शख्स पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अगर आप लोगों में से भी ऐसा कोई है जो इस कहानी को इस वक्त सुन रहा है तो उसको अंत तक यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। हो सकता है आप में से भी किसी के साथ आगे चलकर ऐसी कोई घटना होने वाली हो, लेकिन अगर आप इस कहानी को आज सुन लेंगे तो आप उस घटना के होने से पहले ही सतर्क हो जाएंगे और आप उस हादसे का शिकार होने से बच सकते हैं। अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से आज की हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के रहने वाले प्रकाश की है। तो चलिए अब ये कहानी प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं वर्तमान में सूरत की एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता हूं। लेकिन वो डरावनी घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जब मेरी MBA की सेकेंड ईयर की क्लासें शुरू हुई थी तो उस वक्त मेरी क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन होता है और अब वह रोजाना हमारी क्लासों को ज्वाइन करने लगी थी। लेकिन वह लड़की क्लास के बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। उसने जब से हमारा कॉलेज ज्वाइन किया था तब से ही वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और क्लास में भी सबसे पीछे अकेली ही चुपचाप गुमसुम बैठी रहती थी। लेकिन मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा शैतानी करता था, बिल्कुल किसी स्कूल के बच्चे की तरह। और इसीलिए एक दिन मेरा क्लास के ही एक लड़के से छोटा सा झगड़ा हो जाता है और इसी वजह से प्रोफेसर मुझे क्लास में सबसे पीछे बैठने के लिए कहते हैं। वह मुझे उस लड़की के बगल वाली बेंच पर बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद मैं वहां पर जाकर बैठ जाता हूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं क्लास में सबसे पीछे नहीं बल्कि अपनी मौत की गाड़ी में सबसे आगे बैठ रहा हूं। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन मैंने उस लड़की के बगल में बैठकर मेरे जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उन दिनों मैं काफी ज्यादा शैतानी किया करता था और क्लास में सबसे पीछे उस लड़की के बगल में बैठने के बाद भी मुझे पता नहीं क्या खुजली होती है और मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त वहां पर पीछे कोई भी नहीं बैठा था और मेरा अकेले का क्लास में पीछे मन नहीं लग रहा था। शुरू में तो जब मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन वो लड़की मुझे दिखने में काफी ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लगी। इसी वजह से दूसरे दिन भी मैं बिना किसी के कहे ही क्लास में सबसे पीछे जाकर उस लड़की के बगल वाली बेंच पर बैठ गया। अब दूसरे दिन जब मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो उस लड़की ने मुझसे थोड़ी बहुत बात की। फिर उसके बाद तीसरे दिन मैं उस लड़की की बगल वाली बेंच पर बैठने के बजाय उसी बेंच पर उसके बगल में जाकर बैठ गया। अमूमन जब कोई लड़का किसी लड़की के बगल में जाकर ऐसे बैठता है तो लड़की उसे कुछ तो रिएक्शन देती है, लेकिन उस दिन उस लड़की ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वह बिल्कुल नॉर्मल वहां पर बैठी रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद चाहती हो कि मैं उसके पास आकर बैठूं। अब पता नहीं उन दिनों मुझे क्या होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मन ही मन उस लड़की को पसंद करने लगा हूं, लेकिन मुझे उस वक्त जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं किसी लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को ही पसंद कर रहा हूं। अब वह लड़की मुझे पसंद तो आ गई थी, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे मैं अपनी दिल की बात कैसे कहूं। मैंने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट उसे अपने मन की बात कहूंगा तो शायद वो मेरी बात को एक्सेप्ट ना करें। इसीलिए पहले मैंने उससे थोड़ी थोड़ी दोस्ती करने की सोची और इसी के चलते एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, मुझ जैसे कई लड़कों की अक्सर यही आदत होती है कि उन्हें लड़की का नाम तक भी पता नहीं होता है
और वो उसे पसंद कर बैठते हैं। जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शिवानी बताया। इसके बाद मैंने एक दिन उससे कहा कि क्या हम कॉलेज के बाहर कहीं मिल सकते हैं। उससे ये बात कहने के बाद एक पल के लिए तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि कहीं ये गुस्से में ना हो जाए, लेकिन ये बात कहने के बाद जो कुछ हुआ उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने मुझसे कहा कि कॉलेज से बाहर कहीं मिलने की क्या जरूरत है, तुम मेरे घर पर ही आ जाना, हम लोग वहीं पर बैठकर आराम से बातें करेंगे। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और शाम को अपने घर पर आने के लिए कहा। अब उस वक्त मैं भी अपने घर से अलग गाजियाबाद में ही एक किराए का कमरा लेकर रहता था, क्योंकि उस वक्त मैंने घर वालों को बोल रखा था कि मेरी घर पर रहकर पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए मैं घर से अलग रहकर ही पढ़ाई करूंगा। उस दिन कॉलेज से आने के बाद मैं बड़ी ही बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही दिन ढला तो मैं उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर चला गया। जब मैं उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर गया तो मैंने देखा कि वो एड्रेस किसी हाउसिंग बोर्ड का था, और वह पूरा हाउसिंग बोर्ड दिखने में काफी ज्यादा पुराना और खंडर लग रहा था। उसमें बने हुए मकानों में बहुत ही कम लोग रहते थे। अब जितने नंबर का मकान एड्रेस में शिवानी ने मुझे बताया था, मैं उतने नंबर के मकान पर पहुंच गया, और वो मकान भी बाहर से दिखने में काफी ज्यादा पुराना और गंदा लग रहा था। उसके बाद मैंने उस मकान के बाहर जाकर डोरबेल बजाई, लेकिन शायद उस मकान की डोरबेल काम नहीं कर रही थी। इसके बाद मैंने उस मकान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वह दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है, और जब मैंने उस दरवाजे के थोड़ा धक्का लगाया तो वह दरवाजा खुल गया। इसके बाद मैंने बाहर से खड़े खड़े ही उस लड़की को आवाज लगाई, लेकिन मेरे कई बार आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। पर उस वक्त मेरे मन में तो काफी ज्यादा उतावलापन हो रहा था, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उस मकान के अंदर चला गया। और जब मैं अंदर गया तो मैंने अंदर जाकर देखा कि वह मकान बाहर से दिखने में जितना गंदा था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा गंदा दिख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे यहां पर कोई इंसान रहता हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि कहीं मैं किसी गलत पते पर तो नहीं आ गया। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज आती है। ये आवाज उस लड़की शिवानी की ही थी। वो मेरे पीछे से बोलती है, अरे प्रकाश, तुम कब आए? उस आवाज को सुनते ही जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटा तो वह लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन उस लड़की को देखकर एक पल के लिए तो मैं चौंक गया। जब मैंने उसको देखा तो उसने अपने सिर के पूरे बाल बिखेर रखे थे, और उसका हुलिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब मैंने उससे कहा कि अरे शिवानी, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे कुछ नहीं, वो ये मकान काफी ज्यादा गंदा हो रहा था ना, तो आज इसी की साफ सफाई में लगी हुई हूं। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं भी उसे कहता हूं कि तुम इतने गंदे मकान में आखिर कैसे रहती हो? तो वह मुझसे कहती हैं कि अब तुम आ गए हो ना, अब हम दोनों मिलकर इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। इसके बाद मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तो वो मुझसे कहती हैं कि यहां आने के कुछ दिन बाद ही मेरे पापा का फिर से ट्रांसफर हो गया है, और वह लोग अब किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। अब मैंने किसी तरह से तो इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब इतनी जल्दी दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से यह साल तो मुझे यहीं पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। दरअसल उसने मुझे बताया था कि उसके पापा बिजली बोर्ड में किसी ऊंचे पद पर कार्यरत हैं, और उसके पापा का इस शहर में ट्रांसफर हुआ था, इसी वजह से वह लोग यहां पर आए थे। लेकिन अब उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा निराश हो गया कि यह एक साल खत्म होते ही वो इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। तभी उसने मुझसे कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। इसके बाद मैं वहीं पर धूल लगी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे वहां पर बैठे काफी ज्यादा समय हो चुका था। मुझे लगा कि अब तक तो शिवानी को चाय बनाकर आ जाना चाहिए था। तभी मैं उसे आवाज लगाता हूं, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद मैं उठकर किचन की तरफ जाता हूं, और जब मैं किचन में गया तो वो वहीं पर खड़ी खड़ी चाय बना रही थी। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो उस चाय को बनाते हुए उसमें कुछ मिल रही थी, और उसे मिलाते मिलाते वह उस चाय को अजीब तरीके से घूर रही थी, और उसके होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाती है, और वो मुझे कहती हैं कि अरे प्रकाश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम चलो बैठो वहां पर, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद मैं वापस जाकर वहीं पर बैठ जाता हूँ, और फिर थोड़ी ही देर बाद वो चाय को लेकर आती हैं। लेकिन वो सिर्फ एक कप में ही चाय लेकर आई थी। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी चाय कहाँ है? तो वो मुझसे कहती है कि मैं तो शुरू से ही चाय नहीं पीती हूँ, मैंने चाय पीना छोड़ रखा है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही चाय बनाई है।
उसके बाद मैं उस चाय को पीने लगता हूँ, लेकिन मुझे उस चाय का टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा था। जब मैं उस चाय को पी रहा था तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे मैं कोई चाय पी रहा हूँ, बल्कि उस चाय का टेस्ट ऐसा था कि मैं आपके शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। ना ही तो वो चाय खट्टी थी, ना ही मीठी थी। मतलब जो उसका टेस्ट था वो मैं आपको नहीं समझा सकता कि उसका टेस्ट कैसा था। लेकिन उस दिन किसी तरह मैंने हिम्मत करके शिवानी को अपने दिल की बात कह ही दी, और मेरे द्वारा यह बात कहते ही वो मुझसे कहती हैं कि पसंद तो मैं भी काफी समय से तुम्हें करती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इसीलिए तुम्हें नहीं कहा कि मुझे 1 साल में ही यहाँ से वापस जाना है। उसके मुंह से ये बात सुनकर अक्सर जैसे प्यार में अंधे लड़के किसी लड़की से जो कमिटमेंट करते हैं, वही कमिटमेंट मैंने उससे कर दिया था। मैं उससे कहता हूं कि कोई बात नहीं, जहां तुम जाओगी वहीं पर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा और हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तभी वह अचानक मुझसे कहती हैं कि जहां जाऊंगी वहां पर साथ रहने के बजाय पहले जहां हूं वहां पर तो साथ रह लो। तभी मैं उससे कहता हूं कि मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। तो वो मुझसे कहती हैं कि इस पूरे मकान में मैं अकेली ही रहती हूँ, मुझे मेरे साथ में कोई तो चाहिए। और जब वो मुझे ये बात कह रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होकर और मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर अजीब सी आवाज में कह रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम आज ही अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाओ और हम दोनों एक साथ लिव इन में यहीं पर रहेंगे। अब उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे लिए तो ये जैसे सोने में सुहागा होने वाला काम था। तभी मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं आज रात को ही अपना सारा सामान लेकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ। उस वक्त तक मैं उसके प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि मुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ना ही मेरे अंदर किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने समझने की शक्ति बची थी। मुझे जैसा वो कह देती थी मैं उस बात को सही मान लेता था, और उसके बाद मैंने किया भी बिल्कुल वैसा ही। मैं उसी रात अपना सारा सामान लेकर उसके पास उस मकान में आ गया। मैंने सोचा कि घर वालों को तो क्या ही पता चलेगा, उन्हें तो बोल दूंगा कि मैं वही किराए के कमरे पर ही रह रहा हूं। अब जब मैं शुरू में उसके साथ रहने लगा था तो शुरुआत के दिनों में तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी थीं, और वह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब जैसा कि आप लोग सोच रहे हो, हम लोग उस वक्त बिल्कुल वैसे ही रहते थे, यानी कि हम दोनों रात को एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोते थे। लेकिन जब से मैं उसके साथ रहने लगा था तब से ही पता नहीं मेरे साथ एक अजीब सी चीज होने लगी थी। रात का खाना खाते ही मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगती थी और मैं बहुत जल्दी सो जाता था, और नींद में मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे मेरे बगल में बैठकर कोई जोर जोर से अजीब तरह के मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर नींद का इतना ज्यादा असर होता था कि मैं चाहकर भी नहीं उठ पाता था। मुझे सिर्फ मेरे कानों में ही वह आवाज सुनाई देती थी, मेरे कानों में ही उन मंत्रों की वह आवाज गूंजती थी। लेकिन वह क्या मंत्र बोले जा रहे थे इसका मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुझे वह भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उस आवाज को सुनकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि यह किसी लड़की या औरत की आवाज है। और जब कभी मेरी आंखें खुलती थीं तो शिवानी मेरे बगल में बेड पर नहीं होती थी, बल्कि वह हमेशा ही बाथरूम के अंदर होती थी, और मेरे आवाज लगाने के थोड़ी देर बाद ही वह बाथरूम से निकल कर आ जाती थी और मुझसे कहती थी कि वो वॉशरूम गई थी। अब शुरू में तो मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह चीज काफी ज्यादा होने लग गई थी, और इसके साथ ही वह मुझको लेकर काफी ज्यादा पजेसिव हो गई थी। दिन के समय भी वह मुझे कहीं पर बाहर नहीं जाने देती थी और मुझसे कहती थी कि तुम बस सारे दिन मेरे साथ ही रहो। पढ़ाई वढ़ाई तो अब कुछ हो ही नहीं रही थी, अब तो हमने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। पिछले 15-20 दिन से यही सब चल रहा था। तभी एक दिन जब मैं दोपहर में अकेला बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं अपने घर से दूर ये सब करने के लिए थोड़ी आया था, लेकिन इसके साथ ही मुझे उस चीज की जांच पड़ताल करनी थी जो रात के वक्त वहां पर मेरे साथ हो रही थी। अब एक दिन मैंने रात का खाना नहीं खाया और पेट दर्द का बहाना करके बिना खाना खाए ही मैं सो गया। उस दिन शिवानी को लगा कि मैं सो गया हूं, लेकिन मैं सोया नहीं था, बल्कि मैं सिर्फ आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। अब उस रात जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो मेरे बगल से फिर से वही मंत्रों की आवाज आना शुरू हो जाती है। लेकिन उस दिन वो मंत्रों की आवाज इतनी ज्यादा तेज और डरावनी थी कि सुनने में ही वो आवाज काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। उस वक्त तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी आंखों को खोलकर पलटकर यह देख सकूं कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा जरूर था कि यह जो कोई भी मेरे पीछे है, ये अब थोड़ी ही देर में उस बाथरूम में जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर इतनी तेज आवाज में यह मंत्र बोले जा रहे हैं
तो फिर शिवानी क्यों नहीं उठ रही? क्या उसे यह आवाज सुनाई नहीं दे रही? तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल और आता है कि कहीं ये सब शिवानी ही तो नहीं कर रही है, और ये सोचकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त सोचा कि अगर ये सब शिवानी कर रही हैं तो फिर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ये सब शिवानी क्यों करेगी। उस वक्त मैंने इन सभी बातों को छोड़कर उस शख्स के बाथरूम में जाने का इंतजार किया, और थोड़ी ही देर बाद मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो शख्स उठकर अब बाथरूम की तरफ जा रहा था। मुझे मेरे कानों में उसके जाने के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही उस शख्स के बाथरूम में अंदर जाने के बाद बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है, तो मैं अपनी आंखों को खोलता हूं और धीरे धीरे बेड पर लेटे लेटे ही पलट कर देखता हूं। उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। तब मुझे यकीन हो जाता है कि वो जो कोई भी था वो अब उस बाथरूम के अंदर जा चुका है। लेकिन मुझे कमरे के अंदर शिवानी दिखाई नहीं दे रही थी। अब मेरे शक की सुई बार बार शिवानी की तरफ ही जा रही थी। अब मैं बेड पर लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे उस बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। जब मैंने उस आवाज को गौर से सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई उस बाथरूम के अंदर सिसक सिसक कर रो रहा हो। उस आवाज को सुनकर मेरे दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उस वक्त कमरे में चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि उस पुराने से खंडर मकान में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। मैं उस लड़की के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि मैंने इस चीज पर भी गौर नहीं किया कि आखिर इस मकान में बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं है। अब मैंने थोड़ी हिम्मत करके उस बाथरूम में जाकर देखने की सोची। इसके बाद मैं डरते डरते अपने बेड से उठा और धीरे धीरे अपने कदमों को उस बाथरूम की तरफ बढ़ाते हुए उसके पास गया। जब मैं उसके पास गया तो उसका दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं था। मैंने उस बाथरूम के पास जाकर उस आवाज को गौर से सुना तो वह आवाज मुझे शिवानी की ही लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शिवानी ही उस बाथरूम के अंदर रो रही है। उस वक्त मुझे डर तो काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही उस बाथरूम के दरवाजे को धक्का मारा और वह दरवाजा अचानक से पूरा खुल गया। और दरवाजे के खुलते ही सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे शरीर से अचानक से काफी ज्यादा पसीना निकलने लगा और मेरे हाथ पैर कंपन करने लगे। उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो नजारा था उसे देखकर किसी भी इंसान को वहीं पर हार्ट अटैक आ सकता था, क्योंकि एक तो वो घनी अंधेरी रात, उस पूरे मकान में भी घना अंधेरा। ऐसे माहौल में आंखों के सामने वो मंजर देखकर कोई भी डर के मारे वहीं पर ही मर जाता। दरअसल जब मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो मुझे मेरी आंखों के सामने दिखा कि शिवानी उस बाथरूम में रात के उस अंधेरे में उस वक्त फव्वारे के नीचे नहा रही थी। अब मेरी वो हालत उसको नहाता हुआ देखकर नहीं हुई थी, बल्कि उसका वह रूप देखकर मैं डर गया था। जब मैंने उसको देखा तो उसका चेहरा किसी चुड़ैल या डायन की तरह लग रहा था और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, वह बिल्कुल गंजी थी और बाथरूम में उस फव्वारे से पानी की जगह खून निकल रहा था जिसके नीचे वो नहा रही थी। जब वो नहा रही थी तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो पूरी बिना कपड़ों के ही नहा रही थी। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो उसका पूरा शरीर बिल्कुल जला हुआ था। अब दिन के समय वो मुझे जितनी ज्यादा खूबसूरत लगती थी, उस वक्त वह उतनी ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मैं मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूं, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही बड़े खतरे के बीच में रह रहा हूं। उसको देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि यह कोई इंसान तो नहीं है, बल्कि यह कोई चुड़ैल या डायन है जो मुझे अपने झांसे में फंसाकर यहां पर अपने साथ रख रही है, और यह अब मुझे कभी भी जान से मार सकती है। मेरे साथ ये सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ था, और जैसे ही मैंने वह दरवाजा खोला तो उसने भी मेरी तरफ देखा, और अब वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से गुर्रा रही थी और मुझे अचानक से कहने लगती हैं कि प्रकाश, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। तूने इस तरह यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तुझे इस गलती की मैं कितनी बड़ी सजा देने वाली हूं। और मुझसे इतना कहकर वह अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। उसकी हंसी को देखकर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंस रही हैं या फिर चिल्ला रही हैं। उसके मुंह से वो सब बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह चुड़ैल आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वो धीरे धीरे अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रही थी। अभी उसको देखकर मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैं वहां से नहीं भाग पा रहा था, क्योंकि मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब वो मेरे पास आती हैं और मेरा गला पकड़ लेती हैं और मुझे खींचकर उस बाथरूम के अंदर ले जाती हैं। उसके गला पकड़ने के बाद मेरी सांस उखड़ने लगती है और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब थोड़ी ही देर में
मुझे वह मार डालेगी। जब उसने मेरा गला पकड़ रखा था तो उसका वह डरावना चेहरा मेरे इतने ज्यादा करीब था कि उस वक्त डर के मारे मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चल रही थी और उसके मुंह से एक अजीब सी बहुत ही भयंकर बदबू आ रही थी। अभी उसने मेरा गला पकड़ ही रखा था कि तभी मुझे उस मकान के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब मैंने गौर से उस आवाज को सुना तो वह आवाज मेरे दोस्तों की ही थी और उन दोस्तों की आवाज के साथ ही मुझे मेरी बहन की आवाज भी सुनाई देती है। ये आवाज मेरी बड़ी वाली दीदी की थी जो कि गाजियाबाद में ही रहती हैं। उनका ससुराल गाजियाबाद में ही है। वो मेरा नाम लेकर जोर जोर से मुझे पुकार रही थी। तभी मैं भी चिल्लाकर उनको बताना चाहता था कि मैं इस मकान के अंदर हूं, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रहा था क्योंकि उस औरत ने मेरा गला बुरी तरीके से जकड़ रखा था। तभी मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और उस वक्त मेरे शरीर में मुझे थोड़ी ऊर्जा महसूस होती है। इसके बाद मैंने मेरे मन में सोचा कि आज मेरे पास मेरी जान बचाने का सिर्फ यही मौका है। अगर मैंने किसी भी तरह इस मौके को गवा दिया तो आज मेरी जान बचना नामुमकिन है और ये चुड़ैल मुझे मारकर हमेशा हमेशा के लिए ही इस घर में कैद कर लेगी। तभी मैंने मेरे एक हाथ से उस बाथरूम के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वह बाथरूम का दरवाजा लोहे का था और उसको पीटने की वजह से उसकी काफी ज्यादा आवाज हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद इस दरवाजे की आवाज को सुनकर वह लोग इस घर के अंदर आ जाए। जब मैं उस दरवाजे को पीट रहा था तो उस चुड़ैल को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा हूं। तभी कुछ ही देर बाद जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे उस घर के अंदर किसी टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के दिखाई देते ही मैं एक बार फिर से उस दरवाजे को पीटने लगता हूं। मुझे लगता है कि शायद अब वो लोग इस घर के अंदर आ चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद होता भी कुछ वैसा ही है। मेरा एक दोस्त अचानक से उस बाथरूम के सामने से गुजरता है। उसको देखते ही मैं फिर से उस बाथरूम के दरवाजे पर मेरे हाथ को मारता हूं और जैसे ही मैं मेरे हाथ को उस दरवाजे पर मारता हूं तो उसकी वह आवाज सुनकर मेरा दोस्त पलट कर मेरी तरफ देखता है और उसने अपने हाथ में जो टॉर्च पकड़ रखी थी उसकी रोशनी मेरे और उस चुड़ैल के ऊपर गिरती है। लेकिन मुझे उस स्थिति में देखकर वो भी डर के मारे वहीं पर सहम जाता है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर बाकी के जो लोग थे वो भी वहां पर आ जाते हैं। जब उन लोगों ने मुझे उस स्थिति में देखा तो उन सबके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उन लोगों को वहां पर आते ही उस चुड़ैल ने मेरा गला तो छोड़ दिया और अब वह उन लोगों पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। लेकिन मेरे उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त था जिसका नाम बलराम था और वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट भी था। तभी पता नहीं उसके अंदर कहां से इतनी हिम्मत आती है और वह उस चुड़ैल के ऊपर जोर से एक डंडे की मारता है और उसके डंडे से मारते ही वह चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है। तभी वह हम लोगों से कहता है कि इसे तो मैं संभालता हूं, तुम लोग यहां से निकलो। तभी मेरी बहन मुझे लेकर उस घर से बाहर निकलती है और मेरे जो बचे हुए दोस्त थे वो मेरे उस दोस्त को बचाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। फिर उसके कुछ ही देर बाद वो सभी लोग उस घर से बाहर आते हैं और मेरा वह दोस्त भी घर से बाहर आ जाता है जिसने पहली बार उस चुड़ैल के ऊपर हमला किया था। तब मेरी दीदी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैंने मेरे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा है उस लॉकेट को छूते ही वह चुड़ैल वहीं पर गायब हो गई और उसके बाद हम लोग वहां से भागकर बाहर आ गए। उसके बाद मेरी दीदी ने कहा कि अभी हम सभी लोगों को यहां से जल्दी से निकलना चाहिए। फिर हम सभी लोग मेरी दीदी के घर पर जाते हैं। दीदी के घर जाने के बाद वह मुझसे पूछती हैं कि तू इस हालत में वहां पर क्या कर रहा था। तो मैं उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताता हूं। फिर उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग वहां तक इतनी रात को कैसे पहुंचे। तो मेरी दीदी मुझसे कहती हैं कि मैं तुझसे मिलने तेरे कमरे पर गई थी, लेकिन जब मैं वहां पर गई तो मुझे पता चला कि तू पिछले 15-20 दिन पहले ही कमरे को खाली करके वहां से चला गया है। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि तू तो हम सभी लोगों को फोन पर यही कह रहा था कि तू इसी कमरे में रह रहा है। उसके बाद मैंने तेरे फोन पर फोन किया पर तेरा फोन लग नहीं रहा था और मुझे तेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जिसके बाद मैंने एक एक करके तेरे सभी दोस्तों को कॉल किया और उनसे पूछा कि तू उनके पास आया है क्या, लेकिन सभी लोगों ने मुझे मना कर दिया और इन सभी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। तब मैंने इनको सारी बात बताई। इसके बाद ये लोग भी तेरे कमरे पर वहीं पर आ गए। तभी तेरे एक दोस्त से हमें पता चला कि तू किसी लड़की के साथ हाउसिंग बोर्ड में लिव इन में रह रहा है और जब से तू उस लड़की के साथ लिव इन पर रहने लगा है तब से तू कॉलेज भी नहीं जा रहा था, ऐसा तेरे दोस्त ने हमें बताया। इसके बाद मुझे तेरी काफी ज्यादा चिंता होती है
और हम सभी लोग तेरे उस दोस्त के बताए हुए पते पर हाउसिंग बोर्ड में पहुंचते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में हमें वह मकान सही से दिखाई नहीं दे रहा था और वहां पर पहुंचने के बाद हम सभी लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि कहीं हम लोग रास्ता भटक कर किसी दूसरी गली में तो नहीं आ गए। तभी उस मकान से तेरे दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है और उस तरह हम लोग उस मकान के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन तभी मेरा वह दोस्त जिसने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था और जिसने मुझे उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाया था, वो हम सभी लोगों से कहता है कि उस चुड़ैल की वह आत्मा प्रकाश का दोबारा कभी भी पीछा कर सकती है, इसीलिए हमें इसे इसी वक्त हनुमान जी के मंदिर में लेकर चलना चाहिए और इसके लिए रक्षा धागा लेना चाहिए। उस वक्त जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त तक सुबह के 4 बज चुके थे। इसके बाद वह सभी लोग मुझे हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाते हैं और पंडित जी को सारी बात बताते हैं। इसके बाद पंडित जी ने हम लोगों को जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई और हम सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए कि आजकल के इस मॉडर्न जमाने में भी ऐसी चीजें अपना अस्तित्व रखती हैं। हमें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल पंडित जी ने हमें बताया कि उस चुड़ैल का असल में नाम शिवानी ही था। आज से कुछ साल पहले वह किसी दूसरे शहर की कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही थी और वहां पर उसे एक प्रकाश नाम का लड़का पसंद करने लगा था और धीरे धीरे वह भी उसे पसंद करने लगी थी। अब वह दोनों उसके बाद अकेले साथ में रहने लगे थे, लेकिन वह लड़का उस लड़की के साथ धोखा कर देता है और एक दिन मौका देखकर उसे जान से मार देता है और उसकी लाश को जला देता है। तभी से उसकी आत्मा प्रकाश नाम के लड़के का पीछा कर रही है और जिस भी कॉलेज में प्रकाश नाम का लड़का पढ़ता है वो उस कॉलेज में रूप बदल कर जाती है और धीरे धीरे उसे अपने चंगुल में फंसाती है और फिर उस कॉलेज के अगल बगल में किसी खाली और सुनसान पड़े मकान को देखकर उसे अपना बसेरा बना लेती है और उस लड़के के साथ वहां पर रहती है और मौका देखकर उस लड़के को उसी तरह से मौत के घाट उतारती है जिस तरीके से उस प्रकाश नाम के लड़के ने उसे मारा था। प्रकाश नाम के लड़कों को मारकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी मौत का बदला ले लिया। तब मैं उन पंडित जी से पूछता हूं तो फिर उसने मुझे इतने दिनों तक जिंदा क्यों छोड़ रखा था। तब पंडित जी मुझसे कहते हैं कि उसे अमावस्या का इंतजार था और आज से ठीक 7 दिन बाद अमावस्या है। वो तो तुमने सही समय पर उठकर उसका वह असली रूप देख लिया और तुम्हारी बहन ने सही समय पर जाकर तुम्हारी जान बचा ली। अगर तुम 7 दिन और उसके साथ रह लेते तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद पंडित जी मुझे एक रक्षा धागा देते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों तक तुम अपने घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। दोस्तों, आप लोगों को मेरे जीवन में घटी इस डरावनी घटना को सुनकर क्या सीख मिली, ये आप मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।